बड़े कमाल की बात कही है, सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी होता है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं होता है, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोस्तों आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। दोस्तों साथ ही साथ हम आपको एक और बात बता दें कि हमने वीडियो में एक जीके बूस्टर भेंट किया है। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपका करंट अफेयर्स तो क्लियर हो रहा है, साथ ही साथ एक जीके का हम ऐसा डेली टॉपिक लेके आते हैं कि आपका जीके का भी नॉलेज बूस्ट होता चलेगा। तो दोस्तों आज भी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं, तो दोस्तों इसे एंड तक देखिए ज़रूर। तो चलिए आज के सबसे पहले हम करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि किस देश ने 2022 एएफसी महिला एशियाई कप का खिताब जीता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन ने जीता है। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों 6 फरवरी 2022 को चीन ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में 2022 एएफसी महिला एशिया कप का खिताब जीता है। ठीक है, यह चीन द्वारा जीता गया रिकॉर्ड 9वां एएफसी महिला एशियाई कप का खिताब है। 9वां एएफसी खिताब है दोस्तों। चलिए कुछ और इसके बिंदुओं की चर्चा करते हैं। भारत 20 जनवरी 2022 से 6 जनवरी 2022 तक फुटबॉल एएफसी महिला एशियाई कप भारत 2022 के 20वें संस्करण की मेज़बानी की है। किसने की है? 20वें संस्करण की मेज़बानी भारत ने की है। चीन अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर रहा है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहा, इसे आप ज़रूर एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों? दूसरा प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष 2.0 को किसने लॉन्च किया है? 2.0 नहीं है दोस्तों, ये 4.0 है। कितना है? 4.0 है। तो इसे किसने लॉन्च किया 4.0 को? तो इसको दोस्तों मनसुख मांडविया ने इसको लॉन्च किया है। तो आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं दोस्तों मनसुख मांडविया जी, और इन्होंने मिशन इंद्रधनुष 4.0 को लॉन्च किया है। मिशन का उद्देश्य है 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण करना। ठीक है, इस मिशन को 416 जिलों में भी लागू किया जाएगा। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर जी इसके निदेशक बने हैं। आइए इसके बारे में कुछ और बिंदु चर्चा करते हैं। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं। तो इस किसका स्थान लेंगे? ये एस सोमनाथ का स्थान लेंगे। और एस सोमनाथ अब क्या हो चुके हैं? ये इसरो के अध्यक्ष बन चुके हैं, ठीक है ना, इसरो के प्रमुख बन चुके हैं। तो अब उनकी जगह ये आए हैं उन्नी कृष्ण नायर। ठीक है, चलिए कुछ और विक्रम साराभाई की बात आई है, तो चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। विक्रम साराभाई दोस्तों अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जो भारत के उपग्रह कार्यक्रम के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों पर ध्यान केंद्रित करता है। स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1963 को, और इसका मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम में, जो कि कहाँ है? केरल में। ठीक है, तो ये विक्रम साराभाई संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे, इन्हें ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुई थी। अच्छा दोस्तों, अब नियुक्ति की बात आई है, तो चलिए कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में भी आपको बताते हैं। भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? तो सोनाली सिंह बनी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो एम जगदीश कुमार जी बने हैं। वहीं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक एनसीईआरटी के बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक बने हैं श्रीनिवास मूर्ति जी। और जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान है, इसके निदेशक बने हैं मदन मोहन त्रिपाठी जी। ठीक दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। और चौथा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी और प्रतिमा स्थापित करेंगे? तो संगीत अकादमी और प्रतिमा किसके नाम पर? ये लता मंगेशकर जी के नाम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने इसकी घोषणा की है।
चलिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के नाम से मध्य प्रदेश के इंदौर में संगीत अकादमी और संगीत महाविद्यालय, संगीत संग्रहालय खोले जाएंगे। इंदौर में लता जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी और यह घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल में की है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी हाल ही में 6 फरवरी 2022 को लता जी का निधन 92 साल की उम्र में हो गया है और उन्हीं के याद में ये शिवराज सिंह जी ने ये फैसला लिया। अच्छा दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात आई है तो आइए मध्य प्रदेश के बारे में आपको कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अच्छा, इसका कब इसकी स्थापना हुई थी, पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को। ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, 2000 में कुछ छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा आप। और चलिए इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण बिंदु को बताते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी, हमने बताया ही। और मध्य प्रदेश के अगर राज्यपाल की बात करें तो मंगूलाल छगन भाई पटेल जी हैं। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 230 विधानसभा सीटें हैं, 29 लोकसभा सीटें हैं और 11 राज्यसभा सीटें हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के, कौन हैं? तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, रवि कुमार मलिमथ साहब हैं। कौन है? रवि कुमार मलिमथ, या RK मलिमथ भी शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसके बारे में कुछ और भी बिंदु के बारे में बताते हैं। यहाँ दोस्तों 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें हम प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को आपको बताते हैं। जैसे कान्हा किसली हो गया, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अभ्यारण्य की अगर बात करें दोस्तों तो अभ्यारण्य में कौन है? अभ्यारण्य में आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। अब अभ्यारण्य आप लोग बताएंगे। ठीक है ना। चलिए फिर हम आपको कमेंट में ही आपको जवाब देंगे। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गौतम अडानी जी। ऑप्शन नंबर C, गौतम अडानी इसके बन गए हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी, जो कि एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने मुकेश अंबानी को एक बार फिर पीछे छोड़ दिया है। अडानी की जो संपत्ति दोस्तों की 8,850 करोड़ डॉलर यानी 6.61 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ विश्व के 10वें नंबर के सबसे अमीर हैं और एशिया में सबसे अमीर हैं। ठीक है। अच्छा, मुकेश अंबानी की क्या संपत्ति कितनी है? तो मुकेश अंबानी की दोस्तों 8,790 है करोड़ डॉलर, यानी मतलब 6.56 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ अडानी से एक स्थान नीचे, यानी 11वें सबसे अमीर हैं एशिया के, विश्व के। ठीक है ना। बता दें कि फोर्ब्स की लिस्ट में भी गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि गौतम अडानी ने ये ब्लूमबर्ग जो बिलियनर्स इंडेक्स है इसमें नंबर 1 पर पहली बार कब्जा किया है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब 6वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 6वां प्रश्न है, डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A, 8 फरवरी को। तो दोस्तों 8 फरवरी को 2022 को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को, विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन और मोबाइल फ़ोन के सुरक्षित और अधिक जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। 2022 की थीम क्या है? तो इसका 2022 की थीम है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। ठीक, तो ये दोस्तों थीम है। चलिए अब हम दिनों से संबंधित बात आई है दोस्तों दिवस से, तो हम चलिए कुछ दिवस के बारे में आपको महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बताते हैं। दोस्तों विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। राष्ट्रीय शहीद दिवस 30 जनवरी, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी, भारतीय थल सेना दिवस तो 15 जनवरी, वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो 24 जनवरी और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये प्रमुख दिवस रहे और ये आज के क्वेश्चन रहे। अब चलिए दोस्तों आज के हम जीके बूस्टर की ओर बढ़ते हैं और जीके बूस्टर में दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 1 नंबर अधिकतर पेपर में देखने को मिल जाता है, और विभिन्न कृषि विधियों के नाम। तो दोस्तों
कृषि विधि क्या कौन सी है और उसके नाम की हम चर्चा करेंगे। और 1 अंक बिल्कुल पक्का मान के चलिए दोस्तों, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो पहला क्या है दोस्तों, पहला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो रेशम कीट पालन से है। किससे है, रेशम कीट पालन से है। वहीं एपीकल्चर की बात करें दोस्तों, तो एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन से। ठीक है। पीसीकल्चर ये मत्स्य पालन है, पीसीकल्चर। फ्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन, फ्लोरी कैसे याद करेंगे, फ्लोरी फूल, फ्लोरी फूल, पीसी से मत्स्य है। एपीकल्चर मधु, एपी है, एपी हैप्पी, ठीक है ना। तो ऐसे याद करके आपको रखना है। विटीकल्चर की बात करें दोस्तों, तो अंगूर की खेती, विटीकल्चर में अंगूर की खेती होती है। वहीं वर्मी कल्चर की बात करें तो वर्मी कल्चर मतलब केचुआ। ठीक। पोमो कल्चर जो है, तो पोमो कल्चर फलों का उत्पादन है। ओलेरी कल्चर सब्जियों का उत्पादन है। और हर्टिकल्चर की दोस्तों बागवानी है। एरोपोर्टिक की बात करें तो एरोपोर्टिक जो है, तो ये क्या है, एरोपोर्टिक हवा में पौधे को उगाना एरोपोर्टिक कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान रखें कि हवा में ही पौधे उगाते हैं तो एरोपोर्टिक कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, पानी में पौधों को उगाना है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ठीक है। तो ये दोस्तों आप इसको 1 से 2 बार, 2-3 बार जरूर पढ़िएगा, तो ये आपको पूरी तरह अच्छी से याद हो जाएंगे। सेरीकल्चर रेशम कीट, एपीकल्चर मधुमक्खी, पीसीकल्चर मत्स्य, फ्लोरीकल्चर फूलों का, विटीकल्चर अंगूर है, वर्मी कल्चर केचुआ है, पोमो कल्चर है फल का है, ओलेरी कल्चर सब्जी का है, हर्टिकल्चर बागवानी का, और एरोपोटिक हवा में, एरोपोटिक ध्यान रखें हवा में पौधों को उगाना, और हाइड्रोपोनिक्स दोस्तों क्या होता है, पानी में पौधों को उगाना। तो ये हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ठीक। तो ये दोस्तों आज का जीके बूस्टर था, तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अब दोस्तों कल के प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे। और कल के प्रश्न का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम परय शिक्षालय शुरू किया। ये प्राइस नहीं है, परय है दोस्तों, ठीक है ना, परय शिक्षालय शुरू किया, तो पश्चिम बंगाल ने शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, शांति श्री धुलीपुड़ी जी बनी है कुलपति। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, अक्षय कुमार को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो उत्तराखंड राज्य का बनाया गया है। किस राज्य में, अच्छा उत्तराखंड में एक और ब्रांड एम्बेसडर है, कौन से क्रिकेटर हैं, तो उनका नाम है ऋषभ पंत। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। किस राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई है, तो छत्तीसगढ़ में। महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, तो ये 6 फरवरी को दोस्तों मनाया गया है। और छठवां प्रश्न है कि कोविड-19 डीएनए वैक्सीन, ध्यान रखिएगा, डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो ये बना है भारत बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आज के प्रश्न यहीं तक। दोस्तों कल नए प्रश्नों के साथ, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, अपने मित्रों को बताइए दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है और क्या सुधार कर सकते हैं इसमें, ये भी हमें बताइए दोस्तों। और अंत में दोस्तों इतना ही कहेंगे कि अगर आपको इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इसी तरह की वीडियो आप टाइमली देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं कल।